बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हमने वाटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें मैं रिमूवल मेथड के ऊपर बात कर रहा था, जिसमें एक मेथड आ गया था रिमूवल मेथड्स ऑफ हार्नेस। तो तकरीबन सारे हो गए, तो एक मेथड आ गया था आयन एक्सचेंज मेथड और सोडियम जियोलाइट मेथड इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि एक आप लोगों का ये जो मेथड है, ये टेम्पोरेरी हार्डनेस को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और तुम लोगों का परमानेंट हार्डनेस जो है उसको खत्म करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कि दोनों के लिए यूज किया जाएगा, टेम्पोरेरी के लिए भी और हार्ड के लिए। बहुत सारे आप लोगों के जियोलाइट्स हैं, सोडियम के बहुत सारे जियोलाइट्स हैं, लेकिन आमतौर पर जो हम सोडियम का जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे पास सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सॉरी सल्फेट को से बोला गया सिलिकेट। ठीक है ना। बहुत सारे हम जो है वो जियोलाइट यूज करते हैं हार्डनेस को खत्म करने के लिए, लेकिन ये नाम में जो हमारा जियोलाइट बयान किया गया है वो है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब इसमें होता क्या है? अच्छा बेटा, मैं तुम लोगों को पहले ये बात बता चुका हूं कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिंपल ये वाले आयंस अगर वाटर में मौजूद होंगे तो ये कभी पानी के अंदर हार्डनेस पैदा नहीं करेंगे जब तक इनके साथ कार्बोनेट का रेडिकल ना जुड़े, सल्फेट का रेडिकल ना जुड़े, क्लोराइड का रेडिकल ना जुड़े, तब तक ये वाटर के अंदर हार्डनेस पैदा नहीं कर सकते। अगर सिंपल ये अगर ये भी शामिल होगी तो फिर ये हार्डनेस पैदा करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब परमानेंट हार्डनेस को या टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम ये वाला सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास जो जियोलाइट्स होते हैं आमतौर पर तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स रिजेंबलेंस करते हैं अपने अंदर, हाइड्रोकार्बन रिजेंबलिंग इनकी ये माने होते हैं। जैसा हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी तकरीबन प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो जो आप लोगों के आयन एक्सचेंज होते हैं या जियोलाइट्स होते हैं, चाहे वो सोडियम जियोलाइट है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हाइड्रोकार्बन से मानी होती है। अब इसमें यही होता है कि जब आप चाहे ये हार्डनेस करनी हो चाहे ये वाली हार्डनेस करनी हो, तो उस पानी को जो है वो एक टावर के अंदर, इसका कोई टावर लगाया जाता है। वैसे भी आप जो इसको पानी में डाल सकते हो, उसको कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप कमर्शियल स्केल के ऊपर इसको साफ कर रहे हो, पानी को सॉफ्ट बना रहे हो, तो उसमें टावर यूज होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सारे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और इसके अंदर सारे के अंदर ये एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट जो है वो डाल दिया जाता है। और ऐसा पानी जिसमें मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम ये कैल्शियम ये मैग्नीशियम ये वाला कंपाउंड कैल्शियम ये वाला कंपाउंड हो, ऊपर से उसको सेपरेट किया जाता है, फेंका जाता है। अब मैं फर्स्ट सपोज कर देता हूं यहां पर जो पॉइंट डाला उसमें कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। जैसे ये पानी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पर आयंस का दबाव बढ़ेगा। क्या मतलब कि इसमें सोडियम आयन इसके साथ जुड़ जाएंगे और कैल्शियम आयन क्योंकि कैल्शियम लगभग सल्फेट के साथ एक सॉल्वेंट है, लेकिन कैल्शियम जैसे ही एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ मिलेगा तो फौरन इनसॉल्वेबल हो जाएगा। और सोडियम सल्फेट जो है पानी के अंदर पानी में सॉल्वेबल है, लेकिन पानी के अंदर ये हार्डनेस को पैदा नहीं करता। लेकिन समझ बात है क्या पानी है कैल्शियम सल्फेट और मैं टावर के अंदर उसको फेंक रहा हूं, उसके अंदर मेरे पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ठीक है। और किताब में हमारी इक्वेशन में ऐसे लिखी गई है सोडियम जियोलाइट। तो क्या होगा कि यहां पर कैल्शियम आयन था इस आयन के साथ बात होगा, तो क्या होगा हमारे पास कि यहां पर आपके पास कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा
और साथ हमारे पास क्या बचेगा, सोडियम सल्फेट। ये वाटर सॉल्युबल है लेकिन पानी के अंदर हार्डनेस पैदा नहीं करता। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हुए ऐसे पानी जिसमें ये आयंस मौजूद होते हैं लेकिन शर्त उसकी वही जो मैंने बताई। तो ये फॉर्म क्या करेगा कि ये इसके साथ वादा कर देगा, ये इसके साथ वादा करेगा, तो लिहाजा पानी की हार्डनेस क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो किताब ये इसकी वजह से दी हुई, मैं यहाँ पर किसकी वजह से लिख रहा हूँ, कैल्शियम जियोलाइट, चाहे वो प्रोडक्ट में कोई निचोड़ देगा तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ये आयन एक्सचेंज के बारे में गुफ्तगू की। बड़ा सब कुछ समझ आ गया। तो आगे वो आखिर में ये थोड़ा सा लिख रहे हैं व्हेन रेजन, क्योंकि रेजन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, ये बायोलॉजी के अंदर मैंने इसके बारे में हम लोगों से काफी अच्छी खासी बात की हुई है कि रेजन जो है ये आमतौर पर आपके प्लांट से हासिल होते हैं। तो इस वजह से मैंने इनकी रिजेम्बलेंस जो आयन एक्सचेंज है किसके साथ की है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ की है। ठीक है, इस वजह से when resin is fully used, यहाँ पर resin है सोडियम क्लोराइड को बोला जा रहा है। when resin is fully used it can be regenerated by flushing it with concentrated solution of sodium chloride। अब देखो कि आपने पहले इस टावर के अंदर ये कंपाउंड डाल दिया, कहा कि इसमें जब पानी आता जाएगा यूटिलाइज होता जाएगा, जब इसकी मिकदार कहीं कम रह जाती है तो फिर दोबारा ये नहीं मिलाया जाता, बल्कि इस टावर के अंदर जो है ब्राइन हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ NaCl। ठीक है, अब जब एक दफा हमने प्रोसेस शुरू कर दिया तो इसकी खासी मिकदार डाल जाती है, लेकिन मुसलसल पानी को इतना पानी पीछे आपके पास मौजूद है तो जैसे डालते जा रहे हैं ये चीज होता जा रहा है, तो इसकी मिकदार ऐसे से कम होगी। लिहाजा इसकी मिकदार को बाहर रखने के लिए हम जो है बार बार ये जो सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर जब आप NaCl डालोगे तो यहाँ पर हमारे पास सिलिकेट आयन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाते जाएंगे और ये कंपाउंड खत्म नहीं हो पाएगा। जितना पानी आपका पीछे से आया तो सबका सब क्या होगा, सॉफ्ट। अगर आपने ये पीछे से ना डाला ये मिकदार क्या होगी, खत्म हो जाएगी और पानी जो आप सॉफ्ट बना रहे हो सॉफ्ट होगा, जो नीचे सॉफ्ट बना होगा उसके मिकदार को उसको भी हार्ड कर देगा। इस वजह से इसकी मिकदार को जो है वो बरकरार रखने के लिए कि खत्म ना हो तो बार बार ऊपर से जो है वो इसका सॉल्यूशन हम डालते रहते हैं और पानी आप लोग का हार्ड से सॉफ्ट होता रहता है। समझ आ गई सकता कि ये कुछ बातें थी इसके बारे में। आगे हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन द वॉशिंग पर्पसेस की बातें पहले की हुई है। ड्रिंकिंग हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर, आपको स्टमक के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हार्ड वाटर इज अनफिट फॉर यूज इन द स्टीम इंजन्स। आप लोगों के जो फैक्ट्रीज के अंदर या मिल्स के अंदर खासतौर पर जो फूड फैक्ट्रीज हैं उसमें स्टीम इंजन या ट्रेन्स के अंदर स्टीम इंजन यूज होते हैं, उसमें ये हार्ड वाटर अगर आप यूज करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? अब आगे बात की है कि बॉयलर्स एंड टरबाइन्स, आप जो है वो हार्ड वाटर को स्टीम इंजन बॉयलर्स के अंदर या टरबाइन्स के अंदर यूज करते हो तो उनको ये नुकसान देते हैं, बिकॉज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साइड डिपॉजिट इनसाइड। अब देखो आप स्टीम इंजन यूज करते हैं ना, अब मिसाल आप अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो स्टीम इंजन लगा होता है कि आप उसमें पानी डालते हो थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना, ताकि आपका इंजन आगे जो है वो क्या रहे, ठंडा रहे, उसको ज्यादा गर्माहट ना हो, उससे पानी डालते हो तो उसमें ज़ाहिर कि इस तरह जो है वो ट्यूब्स बनी होती है बॉयलर्स के अंदर या इंजन जो होती है उनमें इस तरह वापस ट्यूब बनी होती है। जब आप उसमें से ऐसा पानी डालो जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के आयन है, तो पानी डालते हो तो जैसे उसको हीट मिलेगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी और पीछे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा या फिर क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और साथ वहां पर क्या होगा, पानी होगा। अब ये दोनों कंपाउंड पानी के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपने हार्ड वाटर तो डाल दिया लेकिन जैसे को वहां पर जो है हीट मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से हीट मिलेगी, आपकी ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं, गाड़ी के अंदर लगा और उसको पानी डाल दूंगा या बॉयलर जो भी बातें इसमें आ रही है, तो जैसे उसको हीट मिलेगी वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये सॉल्युबल कंपाउंड इनसॉल्युबल के अंदर चेंज मिलेगा। तो वहां पर इनसॉल्युबल होने की वजह से ये जो स्टीम इंजन्स होते हैं या बॉयलर्स होते हैं या टरबाइन्स होती हैं उसके अंदर ये
ट्यूब्स के साथ चिपकना इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब इकट्ठा होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि अंदर रास्ते क्या हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे। जब रास्ते तंग होंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केल्स। क्या बोलते हैं? स्केल या बॉयलर स्केल्स कहा जाता है इसको। तो इसका नतीजा क्या होगा कि रास्ते जब तंग हो जाएंगे तो ये जो अंदर ट्यूब्स होती है ये फट जाने का अंदेशा बढ़ जाएगा। तो ये बात है कुछ इसके बारे में। Hard water is unfit for use in steam engines, boilers, turbines because insoluble calcium and magnesium are deposited inside. They are dark scales. They are great conductor of heat and hence more fuel is used. ठीक है? Insoluble calcium and magnesium sulfates not only reduce the efficiency of engine. ये सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो आपके इंजन की कारकर्दगी को इसमें मुतासर नहीं करते, बट आल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्स्ट। आपके बॉयलर जो है क्योंकि डालोगे तो जब जम जाएगा तो प्रेशर भाप का ज्यादा हो जाने की वजह से रास्ते बंद होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये आपकी जो ट्यूब्स हैं या बॉयलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। आगे यहाँ पे बेटा नेक्स्ट तुम लोगों का टॉपिक है, उसके अंदर वाटर पोल्यूशन है, जिसके अंदर सारे ये तुम लोगों के आ जाएंगे। ये सारे रीडिंग वाले टॉपिक्स हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सीधा सीधा बातों को रीड करता जाऊंगा। अब यहाँ इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, तो जस्ट इसको मैं रीड करता जाऊंगा तो तुम लोगों ने सुनते जाना है कि इसमें बातें क्या की जा रही है। वाटर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को गंदा कर देना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ये तुम लोग पीछे भी कंटामिनेशन और पोल्यूटेड के अंदर डिफरेंस पढ़ चुके हो। लाइक रिवर्स, ओशंस, लेक्स, ग्राउंड वाटर, जो जमीन का नीचे पानी होता है उसको ग्राउंड वाटर। वाटर पोल्यूशन occurs when pollutants are discharged directly and indirectly into water bodies without adequate treatment to remove harmful compound। पहला हमारे पास है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, कि आप लोग के वाटर पोल्यूशन का सबसे पहला जो वजह बनती है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, जो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल पानी में फेंकती है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, industrial units are installed to produce the desired substances, chemicals, cloth, leather, goods, paper, plastic items, for petrochemicals and rubber items। इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो लगाए जाते हैं किस लिए, कि जो हमारी मतलूबा चीजें हैं वो हमें हासिल हो सके, जैसे केमिकल्स हैं, क्लॉथ हैं, आपके लेदर हैं, चमड़े की जो चीजें हैं, पेपर है, प्लास्टिक आइटम्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, पेट्रोल से बनी हुई जो चीजें होती हैं जैसे मिट्टी का तेल, ये सब कुछ, ठीक है ना, रबर आइटम्स और कमर्शियल स्केल सनती पैमाने पर ये मतलब सारी चीजें हासिल होती हैं टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ताकि मुआशरे को उसकी जरूरियात हासिल हो। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती ये है, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट केमिकल एंड सॉलिड मटेरियल आइदर टू ओपन ग्राउंड, या तो खुला जमीन पर फेंक देते हैं, या फिर क्या कहते हैं वाटर चैनल, जो पानी के ज़खायर होते हैं जैसे नहरें, नदियां, तालाब वगैरह बह रहे होते हैं उनके अंदर फेंक देते हैं। These are industrial effluents. The industrial effluents may be highly toxic, organic chemicals हो सकते हैं, inorganic salts हो सकते हैं, heavy metals इसमें होती हैं, mineral acids होते हैं, oils and greases होती हैं। On the other hand, water used as cleansing agent in the industries, तो पानी जो है वो क्लींजिंग एजेंट के तौर पर इंडस्ट्री में यूज होता है, तो जहाँ उसमें केमिकल रंग ये सब कुछ डाला हुआ होता है। जैसे आप उनकी ये फैब्रिक की इंडस्ट्री में जब यूज होता है तो ज़ाहिर है वहाँ पर कपड़ों को रंग देने के लिए उसमें केमिकल डाले जाते हैं, तो क्या करते हैं कि ऐसा इंडस्ट्री से पानी डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट के बाहर फेंक दिया जाता है, या खुली जमीन के ऊपर या वाटर चैनल्स के अंदर इसको बहा दिया जाता है। दिस वाटर कंटेन्स ऑर्गेनिक टॉक्सिक केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स। When these effluents and used water enters lakes, streams, rivers and oceans, they either get to dissolve or float suspended in water। यहाँ पे ये सब केमिकल पानी में हल हो जाते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन हवा से दाखिल नहीं हो पाती और पानी की जो एस्थेटिक क्वालिटी होती है, यानी ऑक्सीजन की जो मिकदार उसमें रिड्यूस हो जाती है, और फिर वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेकर अगर वही पानी पिए तो नुकसान देती है। Even they get deposited on the bed, यहाँ तक कि वो ऊपर पानी की पूरी तह जमा लेती हैं ये सारी चीजें अनडिजॉल्व होने की वजह से। दिस रिजल्ट इन द पोल्यूशन ऑफ वाटर, इसका नतीजा क्या होता है वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर जाने लिखी है कि ये वाटर पोल्यूशन जो है उसके क्या असरात नमूदार होते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है वो किस तरीके से वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और वाटर के ऊपर इनके क्या असरात हैं। तो कहते हैं फर्स्ट ये है दे डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट का मतलब होता है बिगाड़ देना, बेड़ा गर्क कर देना, ठीक है ना,
क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी को बढ़ाकर कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। दे कैन आल्सो सीप डाउन। अब ये केमिकल अगर पानी में हल हो गए तो जाहिर है कि नदी नहर वगैरह से पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है ना, तो वहां पर ये पानी, जब आप इतना गंदा पानी जो जिसमें केमिकल्स डाले, जब वो जमीन के अंदर वही पानी एब्जॉर्ब होगा तो जमीन के पानी को भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। दे कैन सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट जो ज़खायर जमीन में पानी को मौजूद है। दे कंटामिनेट द वाटर, वो वाटर को गंदा कर देती हैं। When this water is used by human being, जब इंसान इन पानी को पीता है, it causes serious diseases like cancer and gastro आपके जो स्टमक के प्रॉब्लम है उसको गैस्ट्रो बोला गया है। This polluted water damages soil, crops, plants and animals. Heavy metals like cadmium, lead and mercury are toxic and health hazards for human. इंसानों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। Acute cadmium poisoning causes high blood pressure. वो पानी जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर कैडमियम होता है वो तुम्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बनाता है। ऐसा पानी अगर पिया जाए किडनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, किडनी डैमेज करता है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है। एक्यूट लेड पॉइजनिंग काजेस डिसफंक्शन ऑफ किडनी। डिसफंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज की फंक्शन में कमी आ जाना, तो किडनी के जो फंक्शन है उसमें कमी आ जाती है। लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको ये इफेक्टेड करता है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग काज न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको मर्क्यूरी क्या करती है, डैमेज करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, जो घरेलू बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। यूज ऑफ डिटर्जेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पसेस इन हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इनका बहुत इस्तेमाल हो गया है। इट इज बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट्स दैट आर सोप्स इन द हार्ड वाटर। मैंने पहले बताया कि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करते, लेकिन डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं। दे कैन वॉक इवन एसिड सॉल्यूशन, जो आप लोगों के डिटर्जेंट्स होते हैं वो एसिड सॉल्यूशन में भी काम कर जाते हैं। बिकॉज दे हैव द मेजर डिसएडवांटेज ओवर द सोप as some of the detergents are non-biodegradable because they have a major disadvantage over the soap। तो अब ये ज़ाहिर के सोप जो पानी में हल नहीं होता, सोप ज़्यादातर हमारे पास उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो सोप होते हैं उसमें सोडियम के कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज करते हैं उन्हें बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और जिनको ना कर सके उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा जाता है। तो डिटर्जेंट्स जो होते हैं इसका नुकसान क्या है, अगर सोप से ही बेहतर काम करते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल, ऐसे कंपाउंड यूज हुए होते हैं कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कि उन्हें जो है वो बैक्टीरिया या दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो वो पानी के अंदर वैसे के वैसे रहते हैं। जब ऐसा पानी पिया जाता है तो नुकसान देता है। As some of detergents are non-biodegradable, cannot be decomposed by microorganisms like bacteria. When household water containing these detergents discharged in streams, small lakes, and rivers cause water pollution. The detergents remain in the water. डिटर्जेंट जो है पानी में रह जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम एंड बेसिक मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो उसमें मछलियाँ जो जिंदगी बसती हैं उनके लिए वो अनफिट हो जाता है। द फॉस्फेट साल्ट प्रेजेंट डिटर्जेंट कैन कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी इन द वाटर बॉडीज। जो फॉस्फेट आयंस मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर वो एल्जी को बड़ी तेजी से पानी के ऊपर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। विच फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर जो तैरती होती है, जैसे आप लोग फाउंटेन्स जहाँ पर लगे वहाँ जाके इसका मुशाहिदा कर सकते हो, ग्रीन कलर की जो लगी हुई है। दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई, जो प्लांट्स इस पानी में मौजूद होते हैं जिन पे एल्गी उग जाती है तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो डाई हो जाते हैं एंड डिके हो जाते हैं। डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल कंज्यूम ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द वाटर। जो डिकेइंग प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रह जाती है उसको भी वो कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। Thus, depletion of oxygen gas results in the death of the aquatic life.
डोमेस्टिक सीवेजेस कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जो आपका डोमेस्टिक सीवेजेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें बहुत ज्यादा तादाद के अंदर डिसॉल्व और जो अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं वो मौजूद होती हैं। दे इंक्लूड फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट, गार्बेज, कीड़ा करकट, जो आपका कूड़ा करकट होता है वो मौजूद होता है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कैन्स होती हैं, जैसे बॉटल्स होती हैं, कैन बॉटल्स, केमिकल सोप्स होते हैं, वॉशिंग पाउडर होता है, टॉक्सिक कंटेनिंग डिजीजेस काजिंग माइक्रोब्स, और इसके अंदर वो तमाम के तमाम जो है वो